जब हम किसी फार्म पे जानवर पलवाते हैं तो उसका मीट ख़राब तो नहीं निकलता, वैक्सीनेशन की वजह से। तमिल भाई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर दें कि अगर पलाई करवा के एंड ऑफ द ईयर सेल करें तो क्या राय है आपकी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है। हमजा हारून ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बछड़े बछड़ियों की नस्ल किस तरह आइडेंटिफाई करें, बिकॉज सिर्फ सिब्बी के अलावा नहीं समझ आती कि कौन सी नस्ल है, क्या क्या उसके मेजर पॉइंट्स हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप वो जानवर रिजेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली कोई भी फार्मर ये बातें बताते हुए थोड़ा सा इसलिए भी हेजिटेट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो पेंगुइन के साथ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी छोटी सी ये पेंगुइन नन्ही सी ये आ गई थी एक बड़ी शदीद किस्म की बीमारी में। अब तकरीबन 50% मैं समझता हूँ रिकवर हो गई है। तो मैंने बोला आप लोगों को भी दिखाएं। ये वाली आँख मुबीन, अगर आप इसकी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इस आँख के ऊपर पूरा एक जाला आया हुआ है, मोतिया कह लें या जाला कह लें आप, ग्रे कलर की एक पूरी एक झिल्ली एक लेयर आई हुई है। और ये पिछले 3-4 दिन पहले इतना शदीद था, अचानक आया है, इतनी शदीद थी ये चीज़ कि इसको नज़र नहीं आ रहा था, इस आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने जो है वो इसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट इसका ये किया कि हमने इसको बोरिक पाउडर जो होता है, जिससे कैरम वगैरह खेलते हैं ना, उस कैरम पे जो डाला जाता है, तो वो बोरिक पाउडर से रोज़ाना इसकी आंखें धुलाई हैं, आंखें साफ़ करी हैं। और ऑक्स्ट्रा एले इंजेक्शन है, वो रोज़ाना 3 cc इसके गोश्त में लगाया है, गर्दन में। वही इंजेक्शन जो है ना इसकी आँख के अंदर भी हमने डाला है, ऊपर से ना एक्सटर्नली भी डाला है और इंटरनल भी लगाया है। तो पिछले 3-4 दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह अब ये है कि बहुत बेहतर सूरत हाल है बच्ची की। और अब ये है कि इस तरफ से थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है। खाने पीने में अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं हुआ इसको, बस ये है कि नज़र जो है ना वो बरहक है और नज़र लग जाती है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको अक्सर हम दिखाना अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसके लिए दुआओं की दरख्वास्त है। आप देखें माशाल्लाह खा पी सही रही है बच्ची, जो है ना वो चराई वराई सही माशाल्लाह से कर रही है और एक्टिव है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो बीमारी जब ये 2 दिन पहले आई थी ना, उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। उस टाइम पर जिस किस्म की यानी कि इसकी एक कंडीशन थी ना, वो नाकाबिल बयान थी। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये सेट होगी। इससे पहले भी ये बीमारी हमारे, जब मैं बकरों का गोट फार्मिंग का काम करता था तो तब आ चुकी है हमारे बकरों में। लेकिन उस वक्त जो है हम इसका डिफरेंट इलाज करते थे। उस वक्त हम क्या करते थे, वो इलाज भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अगर किसी को ऑक्स्ट्रा एले, ये वेटनरी इंजेक्शन है, जानवरों के अस्पताल से मिलता है, अगर किसी को ये ना मिले तो दूसरा जो हम देसी करते थे टोटका, हम मिस्री जो होती है ना, मिस्री आपको परचून की दुकान से मिल जाएगी, वो लेके उसको पीस के उसका पाउडर बना के वो मैं डालता था बकरों की आँखों में। और उसके बाद जो है ना अर्क़े गुलाब से आँखें धोता था। और इंसानी मेडिकल स्टोर पर एक ट्यूब मिलता है, मेथाक्लोर ट्यूब, तो मेथाक्लोर ट्यूब से जो है ना वो मैं आँखों में लगाता था दिन में 2 से 3 मरतबा। तो उससे भी आँखों की जो बीमारी होती थी, आँखें साफ़ हो जाया करती थी और आँखों की बीमारी ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो एक पॉलीफैक्स आई के नाम से एक ट्यूब आता है, वो भी जो है आँखों की बीमारी में इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि भाई अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आजकल में सजेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं देख लूँगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा आप लोग जानना चाह रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स आए हैं कल की वीडियो पे, वो मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ और कोशिश करूँगा आज की वीडियो में जितने ज़्यादा कमेंट्स को आंसर कर सकूँ वो आप लोग को बता दूं। अच्छा जी, शामिर शेख क्वेश्चन करते हैं कि मुजम्मिल भाई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर दें कि अगर पलाई करवा के एंड ऑफ द ईयर सेल करें तो क्या राय है आपकी। और इसको 33 लोगों ने इस कमेंट को लाइक भी किया, यानी लोग ये ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। और इन्हीं के कमेंट के रिप्लाई में हमजा हारून ने एक और क्वेश्चन किया है, और अगर सेल ना करें मीन्स अपनी कुर्बानी के लिए रखें तो वो मंडी के मुकाबले में सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। और फिर एक और इन्होंने कमेंट किया, जब हम किसी फार्म पे जानवर पलवाते हैं तो उसका मीट ख़राब तो नहीं निकलता, वैक्सीनेशन की वजह से। तो ये इनका कमेंट जो है ये तो खैर अलग एक टॉपिक है, इस पर भी आते हैं। लेकिन पहले ये जो टॉपिक है ना कि जानवर जो है पलवाने के बाद महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है, और सेल पॉइंट ऑफ व्यू से पलवाना कैसा है, कुर्बानी पॉइंट ऑफ व्यू से पलवाना कैसा है, तो उसका पहले मैं एक इन डिटेल जवाब देता हूँ। देखिए, कुर्बानी पॉइंट ऑफ व्यू से पलवाना
जो है वो बहुत बेहतर है। और एक फार्मर होने के नाते मेरी ख्वाहिश भी यही है कि यार मेरे पास कुर्बानी लवर्स जो हैं वो ज़्यादा आएँ, और उससे ओवरऑल इंडस्ट्री भी बेहतर रहती है। क्योंकि एक जानवर जब कई हाथों बिकता है तो हर बंदा अपना उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट रखता है, तो उससे जानवर की कीमत बढ़ती चली जाती है। एक ही जानवर की अगर बकरीद तक एंड यूज़र तक पहुंचने से पहले वो 3-4 हाथ पहले ही बिक चुका हो तो उसकी कीमत जो है अपनी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कुर्बानी मुश्किल होती है। लेकिन लोग पलवाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि 2 जानवर पलवा लिए, एक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से पलवा लिया, एक कुर्बानी के हवाले से पलवा लिया। सेल वाले में से जो थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो जो उनका कुर्बानी वाला जानवर होता है उसकी पलाई वलाई उसमें से किसी हद तक निकल जाती है। तो इस जहन से काफ़ी जो है वो जो है ये एक ट्रेडिशन है हमारी इंडस्ट्री में, ये चलता है। कोई लोग 3 जानवर पलवा रहे हैं, 2 बेचने के लिए, 1 कुर्बानी के लिए, 2 कुर्बानी के लिए, 1 बेचने के लिए, इस तरह से चलता है। लेकिन उसमें दोनों हवाले से, कुर्बानी के हवाले से भी मैं कहूँगा और बेचने के हवाले से भी मैं कहूँगा, अगर आपको पलवाना है जानवर तो पलाई के बाद कॉस्ट उस वक्त आपकी वैल्यूड फॉर मनी होती है एक जानवर पे, अगर आपने जानवर की परचेजिंग के टाइम पे उसकी अच्छे पैसों में परचेजिंग करी है, कम से कम रेट में परचेज़ किया है अच्छे पैसों में। और दूसरी चीज़ ये है कि जानवर आपने अच्छा परचेज़ किया है। अगर आप कोई कट्टू बेनस्ल जानवर या एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रिंट का जानवर जो हुस्न में भी एक नॉर्मल जानवर हो, नस्ल में भी नॉर्मल हो, स्ट्रक्चर भी उसका दुबला पतला है, सिंगल हड्डी का है, सिंगल पसली का जानवर है, कोई मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, छोटी हाइट का है, बिचौला है, इस किस्म के अगर आपने जानवर पलवाए तो वो जानवर पलवाने से बेहतर है आप एट द एंड ऑफ द ईयर मंडी से ख़रीदें, ताकि वहाँ आपको सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं पैसों की, वैसे तो शौक़ का कोई मोल नहीं है। एज बीइंग अ फार्मर मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप मुझे कट्टू जानवर दें मैं वो भी पाल दूँगा, आप मुझे नस्ली जानवर दें मैं वो भी पाल दूँगा। पिछले साल भी मैंने हर किस्म के जानवर पाले हैं अल्लाह के करम से, कट्टू भी पाले हैं, नस्ली भी पाले हैं, कच्चे का जानवर भी पाला है। और इस साल भी मेरे पास कुछ जानवर इस कैटेगरी के भी आए जिसको मैं कट्टू समझता हूँ, और इस कैटेगरी के भी आए हैं जो कि अच्छी नस्ल के ब्राह्मण जानवर भी आए हैं। हर तरह का जानवर पल जाता है। अच्छी नस्ल की जो बात आती है, यानी कि एक मज़बूत नस्ल की बात आती है, वो उस वक्त आती है जब जानवर आपको 1 साल से ज़्यादा पालना हो। अगर एक जानवर अच्छी नस्ल का होगा, अच्छे स्ट्रक्चर का होगा, तो वो 2 साल 3 साल भी पल जाता है। पलने का मुराद ये है कि 2 से 3 साल तक वो ग्रोथ देता रहता है। अगर एक जानवर नस्ल में कम है, कच्चे का जानवर है मिसाल के तौर पे, उसमें झोल कम है, उसमें लचक कम है, उसकी हड्डियों में जो है ना वो ज़्यादा वज़न उठाने की पोटेंशियल नहीं है, तो वो जानवर 6-8 महीने में जो है वो भर जाएगा। बिचौला जानवर है, छोटे कद का जानवर है। उसके बाद जो आपकी पलाई, अगर आप पूरे साल की पलाई भर रहे हैं 12 महीने की, वो आपकी पलाई ज़ाया जा रही होती है। आखिर के 3-4 महीने उस पर ज़्यादा फिनिशिंग आती है, ज़्यादा उसके ऊपर कोई वो नहीं होता। लेकिन अगर एक बड़े स्ट्रक्चर का अच्छी नस्ल का ब्राह्मण जानवर है, या चोलिस्तानी में भी या साहिवाल में भी एक अच्छे स्ट्रक्चर का जानवर है, तो वो जानवर क्या है कि आपका पूरा साल उसकी ग्रोथ होती रहती है, वो बनता रहता है, उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। और उसके अलावा अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपका वो जानवर नहीं सेल होता, या अगर आपको कुर्बानी पर वो उस लेवल पर नहीं पहुंचता जिस लेवल पर आप उसको देखना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें ये डिसीजन ले सकते हैं यार इसको हम 1 साल और पाल रहे हैं। लेकिन हर जानवर पर जो हम कह रहे हैं ना कि हर जानवर पर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ जानवर 6-8 महीने में अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर उनको मज़ीद पालना, उनका ख़र्चा बढ़ाना फजूल होता है, कॉस्टिंग बढ़ रही होती है, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ती। इस वजह से चाहे आप कुर्बानी के लिए जानवर पलवाएं या चाहे आप अपनी बेचने के लिए पलवाएं, 3 चीज़ों में जानवर मुकम्मल हो तो पलवाएं। हुस्न, नस्ल और स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर, फिर नस्ल, फिर हुस्न, ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें पूरी होती हैं तो जानवर आपको पलाई की कॉस्ट के बाद भी नफ़ा दे के चला जाता है, और अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो फिर जानवर आपको नुकसान दे के जाता है, नफ़े के बजाय नुकसान दे के जाता है, और महंगा पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर, चाहे आप कुर्बानी के लिए पलवाएं या आप बेचने के लिए पलवाएं। ये मैंने एक छोटा सा आपको फार्मूला बता दिया। अब इसमें आपने रिसर्च करनी है, इसमें कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि यार आपको ये तीनों पॉइंट्स मुकम्मल एक जानवर में मिलेंगे तो वो कितने का मिलेगा। मोटा मोटा अगर मैं अंदाज़ा दूं तो ये तीनों चीज़ें अगर मुकम्मल आपको किसी भी एक देसी जानवर में मिलेंगी तो वो 4-5 लाख रुपए से आज की मार्केट में उस जानवर की ख़रीदारी स्टार्ट हो रही है। आज की करंट ख़रीदारी, पलाई के बाद नहीं कह रहा, आज की करंट ख़रीदारी। वरना जानवर पालने के लिए आपको 1.5 लाख से भी आप का जानवर ख़रीद के, कट्टू जानवर ख़रीद के वो भी पलवा सकते हैं, पाल सकते हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी। लेकिन उसको पालने का जैसे मैंने बताया कोई फ़ायदा नहीं है
2 लाख वाला जानवर भी अगर 4 लाख पलाई पूरा साल लगा के आप उसको 6 लाख पे खड़ा करते हैं, वो 6 लाख की मार्केट वर्थ पे खड़ा नहीं होगा। मंडी में 5 लाख का उससे अच्छा जानवर आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ये छोटी सी बात वो हो गया इसका जवाब। बहुत लेंदी जवाब था, मैंने कोशिश की है समराइज़ करूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमज़ा हारून का, जब हम किसी फार्म पे जानवर पलवाते हैं तो उसका मीट ख़राब तो नहीं निकलता, आई मीन वैक्सीनेशन की वजह से। अच्छा जी, बात यह है कि वैक्सीनेशन का एक कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में बहुत गलत हुआ है कि वैक्सीनेशन से शायद जो है ना या कोई भी किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने से जानवर का गोश्त ख़राब हो जाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे इस साल जो फार्म से जानवर गए हैं, कुर्बानी हुई है, काफ़ी सारे जानवर जो मेरे फार्म पे एक लंबे अरसे से पल रहे थे, उनके मैंने अपने क्लाइंट से बोलकर गोश्त अपने घर पे मंगवाया है, ठीक है, और वो मैंने ख़ुद खाया है। ख़ुद मैंने अपने घर पे जो बछड़ी कुर्बान करी है वो मेरे फार्म पे पली है 5-6 महीने, तो वो उस बछड़ी को मैंने कुर्बान किया है। किसी भी किस्म का किसी भी क्लाइंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। गोश्त की मीट क्वालिटी बेहतरीन निकली है, बड़े आसानी से गला है गोश्त, कोई सख्त नहीं निकला। हाँ, एक चीज़ होती है, चाहे मेरे पास या किसी भी फार्म पे आप जानवर जब पलवाते हैं, जो जानवर ख़ासकर घी के सीज़न में जिसने घी खाया है, मक्खन के सीज़न में मक्खन खाया है, उसमें चर्बी निकलती है और अच्छी क्वांटिटी में निकलती है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स की तरफ से मेरे ये अपना अल्लाह आपका भला करे रिव्यूज़ भी आए कि यार इसमें चर्बी भी बहुत कम निकली। वाइट लाइन का कल रात को अमीर अली भाई ने बताया कि उसमें बहुत कम चर्बी का रेशो निकला। प्रिंस जो बछड़ा था अपना आमिर भाई का, उन्होंने बताया कि उसमें चर्बी का रेशो कम निकला। तकरीबन 10 मन उन्होंने बताया गोश्त निकला और बाकी 1-1.5 मन उसके अंदर चर्बी निकली। गोश्त के और चर्बी के रेशो के हिसाब से ये बहुत नॉमिनल रेशो है। कुछ जानवर जो खस्सी हो जाते हैं उनमें चर्बी ज़्यादा निकलती है, जो आंडू जानवर पलता है उसमें चर्बी कम निकलती है, बछड़ी में चर्बी ज़्यादा निकलती है। लेकिन फार्म के जानवर की मीट क्वालिटी जो है ना, वो एक मंडी के जानवर से लाख गुना ज़्यादा बेहतर होती है। जो पंजाब में एक पलाई हो रही होती है साइलेज वगैरह के ऊपर या पाले के ऊपर या दीगर चीज़ों के ऊपर, तो उसमें ये चीज़ भी एक वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि वहाँ पे चर्बी पीले रंग की चर्बी निकल रही होती है, ठीक है। कराची में अमूमन जो पलाई हो रही होती है फार्म्स पर, इनमें अगर आप चर्बी देखेंगे तो वाइट चर्बी होगी, रवाज वाली चर्बी होगी, खाने वाली होगी। अच्छा, दोबारा मैं इस सवाल को और इन डिटेल जवाब देता हूँ वैक्सीनेशन वाली बात को। कोई भी वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है कि वैक्सीनेशन में जिस बीमारी के ख़िलाफ़ की जा रही है उस बीमारी के ख़िलाफ़ एक गुड बैक्टीरिया शामिल होता है, ठीक है। जैसे FMD मुँह खुर की बीमारी है, अब मुँह खुर के अंदर जो एक बैड बैक्टीरिया आपके जानवर को अटैक करेगा, आपने उस बैड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी अपने जानवर की स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें गुड बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया FMD की वैक्सीनेशन के ज़रिए। अब अगर मुँह खुर की बीमारी वायरल होती है, उस जानवर पे लाहिक होती है, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक गुड बैक्टीरिया मौजूद है उससे लड़ने के लिए, ये होती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कोई गोश्त ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ वैक्सीनेशंस ऐसी होती हैं जो गोश्त पर असर करती हैं, जो जानवर के गोश्त को मुज़र सेहत बना देती हैं। जैसे कि आइवोमैक की वैक्सीन है, खाल की वैक्सीन, जो चिच्चड़ मारने के लिए होती है, जहर आलूद उसमें केमिकल होता है। तो उस वैक्सीन के लिए ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने कम से कम भी इस वैक्सीन को लगाने के 21 दिन से 24 दिन तक जो है वो महीना भर तक तकरीबन आपने इस जानवर का गोश्त नहीं खाना। इस वजह से जितने भी फार्मर्स हैं बशमूल मेरे, कुर्बानी से, बकरा ईद से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले हम लोग किसी भी किस्म की फिर वैक्सीन नहीं करते। आखिरी जो हमारा वैक्सीनेशंस का राउंड चलता है, लास्ट राउंड, वो हम 1.5-2 महीने पहले करके ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम फिर कोई वैक्सीन नहीं करते जानवर की कुर्बानी पे जाने से पहले। तो 1.5-2 महीने पहले तक जो है ना, अगर आपने वैक्सीन की हुई है कुर्बानी से, तो कोई वैक्सीन का किसी भी किस्म का कोई इंशाल्लाह असर नहीं आएगा गोश्त के ऊपर। अच्छा जी, तकरीबन 10 मिनट तक मुबीन बता रहा है, वीडियो हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट बात करूँ, क्योंकि ये फिर टॉपिक्स इतने लेंदी टॉपिक हैं कि एक टॉपिक पर पूरी एक वीडियो बन सकती है। आखिरी बात ये करूँगा वैक्सीनेशन के हवाले से कि वैक्सीनेशन से जानवर हेल्दी रहता है, तो उसका गोश्त हेल्दी होता है बजाय ख़राब होने के। जब एक जानवर सेहतमंद होगा, कोई उसके अंदर इंटरनली कोई बीमारी नहीं बाकी रही, पहले से हर चीज़ की वैक्सीनेशन की हुई है, तो उसका खाने के लिए गोश्त भी जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। भी आगे कोई कमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोहम्मद आसिम भाई का, जब जानवर पंजाब से आते हैं तो उसको लाने के बाद क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं,
सेकंड ये कि जानवरों को कौन सा मिल्क देते हैं, इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं। जानवर जब आप पंजाब से या किसी भी मंडी से लेकर आते हैं या हम लोग लेकर आते हैं तो उसमें भाई सिंपल सी सबसे पहली चीज़ ये है कि जानवर को कोशिश करें, अगर आपके फार्म पे कोई क्वारंटीन एरिया है तो कुछ टाइम के लिए उसको क्वारंटीन करें जब तक उसकी बेसिक वैक्सीनेशंस वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाती। जितना क्वारंटीन कर सकते हैं कर लें, नहीं तो कम से कम पहली चीज़ ये है कि आप उसको आते के साथ ही वेरी नेक्स्ट डे आप उसको नहला दें, ठीक है, ताकि कोई जरासीम में कुछ भी है एक तो वो उसकी सफाई हो जाए। दूसरा सबसे पहला ख़ासकर अगर पंजाब से कोई जानवर आ रहा है, किसी मंडी से आ रहा है, सबसे पहली वैक्सीन की जाती है FMD की वैक्सीन, मुँह खुर की वैक्सीन की जाती है। ख़ासकर आजकल के जो एक मौसम चल रहा है बारिशों का, तो उस मौसम के अंदर FMD वायरल हुआ है तो उसमें FMD करें। उसके बाद 1-2 दिन के वक्फे के बाद फिर आप उसको खाल की वैक्सीन करते हैं, चिच्चड़ वगैरह चढ़े हुए वो उतारने के लिए। उसके बाद आप जो है उसकी पेट की डिवॉर्मिंग कर लें। पेट की डिवॉर्मिंग के हवाले से मैंने आजकल के मौसम के हिसाब से अभी बताया भी था पहले कि बहुत शदीद गर्मी है और पेट की डिवॉर्मिंग के लिए जो दवाई पिलाई जाती है वो जो है दस्त आवर होती है, दस्त लगाती है और उससे जो है ना फिर जानवर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो शदीद गर्मी है तो मौसम देख के पेट की डिवॉर्मिंग की जाए। अगर बहुत ज़रूरी है तो कर लें, अगर नहीं ज़रूरी तो थोड़ा मौसम ठंडा होने का वो करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो दस्त लगने से इतना डिहाइड्रेट हो जाए जानवर कि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाए और उसकी वजह से कोई और बीमारी उस पर लाहिक हो जाए शदीद गर्मी की वजह से, क्योंकि मर रहे हैं गर्मी से भी जानवर। आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ फार्म्स पे जानवर मरे भी हैं, बड़े बड़े जानवर मरे, 20-20, 25-25 लाख रुपए का जानवर गर्मी की शिद्दत की वजह से मरा है। इसके अलावा जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे HS वैक्सीन, गलगोटो की वैक्सीन है, ये ज़रूरी होती है। उसके अलावा ब्लैक क्वार्टर की एक वैक्सीन होती है, ये लाजमी होती है। उसके अलावा जो है वो अपना लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन है, ये ज़रूरी वैक्सीन्स के अंदर आ जाती है। तो ये बेसिकली ये बेसिक वैक्सीन्स हैं, ये सारी जो है वो आपने करवानी है। 1-1, 2-2 दिन के गैप से करवा सकते हैं। इसका मौसम से कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है कि आप सर्दियों में जाके कोई वैक्सीन कराएंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ वैक्सीनेशंस 3 महीने बाद रिपीट होती हैं, कुछ वैक्सीनेशंस 6 महीने बाद रिपीट होती हैं और कुछ वैक्सीनेशंस ऐसी भी होती हैं कि साल में एक बार भी करवा लो तो वो काफ़ी हो जाती हैं। जैसे अगर लंपी स्किन डिजीज़ इतनी ज़्यादा वायरल नहीं है तो आपने एक मरतबा साल में प्रिकॉशनरी अगर अभी आप करवा लें तो भी मैं समझता हूँ कि वो बेहतर है। इसके बाद हमजा हारून का एक क्वेश्चन है, अगर जानवर ख़रीदना हो तो रीज़नेबल प्राइस में, मुनासिब कीमत में, तो कहाँ से परचेज़ करेंगे? हम बकरा ईद पर परचेज़ नहीं करते बिकॉज़ पंजाब से लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ट्रैवल डिस्टेंस की वजह से। मलिर मंडी भैंस कॉलोनी में कट्टू माल होता है। तो ये बड़ा एक लेंदी क्वेश्चन किया, वो अच्छा क्वेश्चन है हमजा का। देखें, अगर आपको 1-2 जानवर ख़रीदने हैं तो उसके लिए पंजाब जाना ज़ाहिरी बात है वो बहुत एक मुश्किल वो हो जाता है। आप अगर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं इतना लंबा डिस्टेंस तो जो अखराजात आते हैं 25, 30, 50 हज़ार तक का तो वो आने जाने का अपना ही ज़ाती ख़र्चा हो जाता है बंदे का। फिर जानवर 1-2 जानवर होते हैं तो फिर उनकी कॉस्ट अलग लाने की, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। मलिर मंडी भैंस कॉलोनी में नॉर्मली इस किस्म के जानवर आते नहीं हैं जो पलने लायक हों, तो उसमें यही होता है। मैंने भी पिछले साल पूरे साल में मलिर मंडी से सिर्फ एक जानवर ख़रीदा था, लाडला जो था हमारा वक्कास भाई वाला, वो सिर्फ हमने मलिर मंडी से ख़रीदा था। उसके बाद ये जो नगीना मैंने ख़रीदा ये मलिर मंडी से ख़रीदा है। लेकिन ये नगीना भी जो मलिर मंडी से ख़रीदा है ये पीछे एक फार्म का ही जानवर था, मलिर मंडी में बिकने के लिए आया था, व्यापारी वाला, यानी पिछले पंजाब की मंडियों से आया हुआ जानवर नहीं था, ये भी एक फार्म पे पला हुआ जानवर था। फार्म से ख़रीदने में थोड़ा सा जानवर मैं समझता हूँ कि महंगा पड़ता है। ये नहीं मैं कहूँगा कि फार्म से ख़रीदने में आपको सस्ता पड़ेगा, चाहे मुझसे ख़रीदें या किसी भी और फार्मर से। लेकिन फार्म से ख़रीदने में आपको एक चीज़ की एक बेनिफिट हो जाता है कि फार्मर नॉर्मली जब अपने पास कोई पालने के लिए चीज़ लेता है तो वो अच्छी चीज़ लेता है। हुस्न में भी आपको वैरायटी मिल जाती है, नस्ल में भी आपको वैरायटी मिल जाती है और स्ट्रक्चर वगैरह के हिसाब से भी। तो कम से कम ये होता है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है नस्ल वगैरह के हवाले से तो फार्मर अच्छी चीज़ ही आपको देगा और फार्मर थोड़ा बहुत गाइड भी कर देता है आपको इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ आप किसी भी, मेरा नहीं, किसी भी फार्म से ख़रीद सकते हैं। कराची के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे फार्म्स हैं, हर कैटेगरी का फार्म कराची में मौजूद है और हर कैटेगरी का जानवर कराची में मौजूद है। तो पंजाब जाएँ, ज़रूर जाएँ। अगर ज़्यादा जानवर लेने हो या आपको ख़ुद जानवर की समझ हो कि भाई किस किस्म का जानवर ख़रीदना है, उसकी क्या नस्ल है, उसके अगर सही पहचान है तो फिर पंजाब जाएं, वरना फिर टीका लगना जो है ना वो लाजमी है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है। हमजा हारून ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बछड़े बछड़ियों की नस्ल किस तरह आइडेंटिफाई करें, बिकॉज सिर्फ सिब्बी के अलावा नहीं समझ आती कि कौन सी नस्ल है, क्या क्या उसके मेजर पॉइंट्स हैं
और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप वो जानवर रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखें, मंडी में मेरा एक पंजाब ब्लॉग में मैंने एक व्लॉग बनाया था, जिसके अंदर जो है मैंने नॉर्मली हम लोग घूमे थे और मैंने बताया था कि यार इस जानवर को हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। देखूंगा उसका लिंक ना पिन कमेंट में मैं उस व्लॉग का लगा दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। इन डिटेल आपको समझ में आ जाएगा कि कट्टू जानवर क्या होता है और किस वजह से हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और जो जहाँ तक बात है कि जानवर को आइडेंटिफाई कैसे करें उसकी नस्ल को, तो इस मौजू पर मैं आज 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ अब तक। एक मैंने मरहूम ज़ैनुद्दीन शमसी के साथ बनाई थी, ज़रार कैटल फार्म के जो ओनर हैं, सबसे पहले उनके साथ बनाई थी। फैंटम बछड़ा था ज़रार का, वो वाली 20-25 मिनट की वो डिटेल्ड वीडियो है कि क्या क्या पॉइंट्स जानवर के देखने चाहिए परचेजिंग करते हुए। और एक मैंने अपने बछड़ा जो पिछले साल मेरा बछड़ा था उसके साथ बनाई थी। एक मैंने इस साल बनाई थी हनी जो बछड़ी है अपनी, उसके साथ बनाई थी, ठीक है ना। फिर भी मैं इस सवाल के जवाब के लिए आ जाऊँ मुबीन, आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। बात यह है कि देखें, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है ना किसी भी जानवर की नस्ल की, वो ये पहचानना ज़रूरी नहीं है कि वो आया चोलिस्तानी है या साहिवाल है या वो क्या है। ये बेसिक चीज़ नॉलेज ज़रूरी होती है कि यार वो जानवर स्ट्रक्चर के हिसाब से और अपनी जो नस्ल दिख रही है उस हिसाब से आया बनने वाली चीज़ है या नहीं है, उस पर पलाई वर्थिट रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी अपनी जो चोलिस्तानी ब्रीड है अब वो प्योरिटी में नहीं रही, सही है। अगर हम उसके प्योर पॉइंट्स देखने पर जाएंगे तो वो आपको कभी भी वो चीज़ बहुत मिलना शाज़ो नादिर है, बहुत मुश्किल है। इसी तरह साहिवाल ब्रीड भी जो अच्छी क्वालिटी का साहिवाल होता था वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बस मिक्सिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है चोलिस्तान की साहिवाल से, साहिवाल की चोलिस्तान से, या किसी कट्टू से या धनी से या राजली से या कच्चे के किसी जानवर से, इतनी ज़्यादा मिक्सिंग हो गई है कि अब एक प्योर नस्ल में हमारी अपनी कोई ब्रीड जो है ना वो शाज़ो नादिर ब्रीड्स हैं जो अब रह गई हैं। एक धनी ब्रीड हमारी जो है वो फतह जंगी ब्रीड, वो थोड़ा सा प्योरिटी में भी रह गई है। एक अपनी सिब्बी प्योरिटी में थोड़ी सी रह गई है। बाकी चोलिस्तानी और साहिवाल की तो इतनी मिक्सिंग हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे ये बछड़ा है ये चोलिस्तानी के अंदर आ रहा है, ठीक है। मैं नहीं कह सकूँगा कि जो है 100%, 110% सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं इसमें चोलिस्तानी के, लेकिन मेजर करैक्टरिस्टिक्स इसमें चोलिस्तानी के नज़र आते हैं, तो हमने इसको चोलिस्तानी बता दिया है। जैसे कि जो है ना वो इसका मारना, ये चोलिस्तानी करैक्टरिस्टिक्स में से नहीं है, ये इसका अपना सेल्फ करैक्टर है, ये सही है। और तो टेडी बेयर हो गया, तो छोटा चेहरा होता है नॉर्मली चोलिस्तानी का। इसकी जो झालर होती है, नाफा झालर में सिलवटें बहुत होती हैं, जैसे इसकी झालर में सिलवटें हैं, चेहरे पे ये लेयर्स जो आ रही हैं, ठीक है। इसका हम्प जो है वो दरमियाना होता है। इसकी खाल की जो मोटाई है वो साहिवाल के मुकाबले में जो खाल की थिकनेस है वो ज़रा कम होती है, खाल की लेयर, और साहिवाल की जो खाल की लेयर है, थिकनेस है, वो ज़रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और चेहरा इसका नॉर्मली चोलिस्तानी का गोलाई में आता है, कर्व आता है चेहरा, साहिवाल का ज़रा चपटा सा चेहरा होता है, ठीक है। बाकी कद काठी की बात करें तो नॉर्मली चोलिस्तानी बछड़े जो होते हैं, बछड़ियाँ जो होती हैं वो बिचोले में ज़्यादातर होते हैं। इसमें हाइटेड आ जाते हैं, लेकिन शाज़ो नादिर आते हैं, हाइटेड भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनका कद होता है चोलिस्तानी का वो ये हो गया या ये हो गया। जैसे मरजान है, मरजान को अगर हम देखते हैं, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं कि यार आपने नाफा झालर और ये चीज़ें कर के जो है ना जानवर को महंगा कर दिया। ये चीज़ों की वजह से, अब चूँकि ये चीज़ें उस हिसाब से बची ही नहीं है, इतनी प्योरिटी वाली चीज़ें बची ही नहीं हैं, तो जिसके पास होती हैं तो वो उसके पैसे वो अलग मांगता है, ठीक है। वो फिर वो मंडी वाला हिसाब नहीं रहता। मंडी में आपको ये सारे करैक्टरिस्टिक्स जानवर में देखने को नहीं मिल रहे होते, इस वजह से जो है वो ये अच्छी नस्ल वाला जानवर फिर महंगा होता है। अब जैसे ये है मरजान है, इसके आप देख सकते हैं सिलवटें चेहरे के ऊपर, इसकी जो क्या कहते हैं झालर है, ठीक है। और इसका जैसे नाफा जो है ना, कश्ती वाला एक नाफा है, एक जो इसकी लेयर आ रही है बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ नाफा है, ये आता है नॉर्मली लेटा हुआ कश्ती वाला नाफा चोलिस्तानी के अंदर। और साहिवाल में नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा वी शेप वाला नाफा आता है। अच्छा, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, नॉर्मली कोई भी फार्मर ये बातें बताते हुए थोड़ा सा इसलिए भी हेजिटेट होते हैं क्योंकि मैं 110% परफेक्ट नहीं हूँ। हो सकता है मैं इसमें किसी किस्म की कोई गलती भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है वो मैं ईमानदारी से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बात है। तो लोग बाज़ औक़ात फिर
दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं, अबे यार इसको देखो इतना बड़ा चैम्पियन बन रहा है, ये बन रहा है। मुझे जितनी नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ फार्मूला आपको मैंने ये बात बता दी कि चोलिस्तानी या साहिवाल होने का उस पर आपने टैग नहीं लगाना। आपने सिर्फ ये चीज़ नोट करनी है कि ये पॉइंट्स में पूरा है, जानवर पलने लायक है कि नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद जैसे मैं अगर नगीने की बात करूँ तो नगीना भी जो है ना वो अल्लाह अकबर चोलिस्तानी के अंदर है, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हम कह सकते हैं कि किसी और नस्ल की भी इसके अंदर मिक्सिंग है, ठीक है। किस नस्ल की मिक्सिंग है इसके हवाले से हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन ये चोलिस्तानी में है और बिचोले से ऊपर हाइट के अंदर आ रहा है, ये ज़रा ऊपर बढ़ते हुए कद के अंदर आ रहा है। फिर इसके ऊपर आ जाते हैं हम इस बछड़े पे। तो ये बछड़ा जो है ये भी जो है वो ये हल्का सा मेल के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। चोलिस्तानी वाले करैक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर हैं और इसमें मेल के करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। और ख़ासकर जैसे इसने गुलाबी नाक ली है, तो गुलाबी नाक जो है ये हमारी किसी भी देसी ब्रीड का ओरिजिन नहीं है। गुलाबी नाक जो है ये विलायती ब्रीड से क्रॉस होकर ही एक बनाई गई है और फिर बनते बनते अब वो हमारे देसियों में भी वो रंग आना शुरू हो गया। तो हल्का सा इसमें हम कह सकते हैं मेल का टच है। अब मेल क्रॉस होने की वजह से फ़ायदा क्या होता है कि जो बाहर के जानवर हैं, वेस्टर्न जानवर हैं, विलायती जानवर हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, हाइट लेंथ स्ट्रक्चर, वो बहुत मजबूत होता है। तो अपनी किसी देसी ब्रीड के साथ जब बाहर की ब्रीड का क्रॉस हो जाता है तो आपको इस किस्म के फिर पाँव देखने को मिलते हैं, इस किस्म की हाइट लेंथ देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं, अब देखें ये आ जाते हैं हम याकूत पे। तो याकूत भी जो है वो ये भी चोलिस्तानी यानी प्योरिटी के बहुत करीब है। मैं कह सकता हूँ 75-80% ये चोलिस्तानी बछड़ा है, ठीक है। इसमें कोई भी मेल क्रॉस नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ यानी अगर इसका क्रॉस होगा तो वो देसियों में ही क्रॉस है, लेकिन इसमें चोलिस्तानी वाले जो एलिमेंट्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, 70-80% जो है वो इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं सारे। वही झालर, ठीक है, वही हम्प, इसका कद काटी में थोड़ा बिचोले से ऊपर निकल रहा है, ये बिचोले से बड़ा है, चेहरा कर्वी चेहरा आ रहा है। अच्छा, इधर आ जाते हैं अगर हम एलमंड पे, तो एलमंड अपना बछड़ा ये आ गया अपना साहिवाल बछड़ा, ठीक है। अब देखें इसके चेहरे का अगर आप लुक देखें, इसकी उठान देखें, तो उससे आपको आई गेस थोड़ा सा अंदाज़ा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चोलिस्तानी का जो चेहरा आता है वो थोड़ा सा कर्वी आता है और ये ऊपर से भी ज़रा सा कर्वी होता है, और उसकी जो लेयर्स होती हैं झालर की, जैसे आपने उसमें देखी होंगी मरजान में या याकूत में देखी हैं, उस हिसाब से इसमें वो वाली लेयर्स इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। इसमें पर्दा बड़ा होता है, इसकी झालर का जो पर्दा है, तौलिया है, वो बड़ी होती है, ज़्यादा फैली हुई होती है, ज़्यादा थिक होती है। ज़रा इसकी अगर मैं खाल की बात करूँ ना, इसकी चमड़ी बहुत मोटी चमड़ी है माशाल्लाह इसकी। तो ये आ रहा है अपना थोड़ा सा साहिवाल क्रॉस के अंदर आ रहा है बछड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अब मैं इसलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने से वो होता हूँ हेजिटेट कि बोरिंग बहुत हो जाती हैं। मुझे जो है ना वो एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन देना वो थोड़ा सा मुझे नहीं आता है, मेरे अंदर इतने स्किल्स नहीं है। तो लेकिन मैंने समझता हूँ कि जो बेस है ना वो बहुत लेंदी करके भी आपको समझा दी है कि असल चीज़ आपने ये नहीं देखनी चोलिस्तानी है, साहिवाल है, XYZ क्या है। पलने वाली चीज़ के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं बस आपने वो देखनी है, फिर वो ब्रीड कोई भी हो, ठीक है, ताकि आप जो उस पर पैसा लगा रहे हैं पलाई के लिए, आया वो वर्थ इट होगा या नहीं होगा। दैट्स द ओनली पॉइंट। होपफुली ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंदी हो गई है, अब इसमें मज़ीद कुछ मैं समझता हूँ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दिएगा, और कमेंट करके अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाने का हौसला बढ़ेगा, और मज़ीद कोई टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।